वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। यानी कि वर्क डन जिस तरह से हमने पढ़ रखा है कि हमारे पास वर्क जो होता है यानी कि काम हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का। अगर मैं वर्क को डब्ल्यू से डिनोट करूं तो हमारे पास एफ डॉट डी जो है यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारे पास वर्क कहलाएगा। और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एक डायरेक्टेड डिस्टेंस है यानी कि किसी डायरेक्शन में जो बॉडी मूव की है हम उसको डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। ठीक है, अब कांस्टेंट फोर्स यानी कि कांस्टेंट फोर्स का क्या मतलब है स्टूडेंट्स के? कांस्टेंट फोर्स यानी कि वो फोर्स जिसकी वैल्यू जो है वो एक मतलब पॉइंट पे फिक्स रहे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास 10 न्यूटन की फोर्स है और वो मैं एक ब्लॉक पे लगा रही हूँ उसको मूव कराने के लिए, तो ये फोर्स जो है ये मतलब कि जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगी सर्टन टाइम्स में, यानी कि अगर मैं उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइम में नोट कर रही हूँ तो मैं उसकी वैल्यू जो है वो 10 न्यूटन ही रख रही हूँ। यानी बस केसेस हैं डिफरेंट डिफरेंट जो कि हमने डिस्कस करने हैं। कि जिस तरह से अगर ये मैं आपको एक डायग्राम दिखा रही हूँ स्टूडेंट्स, जिसमें क्या दिखाया गया है कि एक ब्लॉक है जो कि पोजीशन ए पे पड़ा हुआ है। यानी कि अगर मैं इसको ब्लैक कलर से शो करने जा रही हूँ यानी कि पोजीशन ए पे पड़ा है और ये उसकी पोजीशन है जो कि फाइनल पोजीशन बी है, जो है वो किसी एंगल पे उस पे लगी है। यानी कि एंगल अगर हम देखें डिस्प्लेसमेंट के साथ उसका एंगल ट्राइंगल है और उसमें हमारे पास एक ये कंपोनेंट बनता है फोर्स का और एक ये कंपोनेंट, ये वाला जो कंपोनेंट ये एफ कॉज ऑफ थीटा कहलाएगा और ये हमारा कंपोनेंट जो है वो एफ साइन ऑफ थीटा कहलाएगा। ठीक, यानी कि बॉडी पे अगर कोई वर्क डन कर रहे हैं बाय अ कांस्टेंट फोर्स तो वो हमारे पास प्रोडक्ट होता है एक तो डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है, और यानी कि यहाँ मैं लिख देती हूँ डिस्प्लेसमेंट का, यानी कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है जो कि इसकी डायरेक्शन ये है यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में, और एक कंपोनेंट ये है जिसकी डायरेक्शन ये है। तो अगर हम कि पैरेलल है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के, तो इस वजह से हमने वर्क को किस तरह से डिफाइन किया है कि हमारे पास वर्क जो होता है वो क्या होता है एफ डी इंटू कॉज ऑफ थीटा, और इसमें जो एफ कॉज ऑफ थीटा है वो फोर्स का वो कंपोनेंट है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में था। ठीक, और ये जो हाँ बना के दिखाती हूँ, ये जो बात की है मैंने कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान का एंगल थीटा हम कह सकते हैं, वो इस तरह से कह सकते हैं कि एफ कॉज ऑफ थीटा और डी जो है वो सेम डायरेक्शन में, तो इसकी जगह मैं यहाँ डी भी कर सकती हूँ और यहाँ जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल बन रहा है स्टूडेंट्स वो हमारे पास थीटा है। ठीक, अब अगर हमने कोई ना कोई वर्क परफॉर्म किया, लेकिन फिजिक्स में जो वर्क के मीनिंग है यानी कि उसके जो वैल्यूज हैं वो डिफरेंट है। यानी कि हर केसेस में आप ये नहीं कह सकते कि आपने कोई वर्क परफॉर्म किया है ये, लेकिन ये जो ब्लॉक हमने रखा है यानी कि ये जो ब्लॉक है स्टूडेंट्स, ये ब्लॉक इतना हैवी है कि आप इसको मूव नहीं कर पा रहे। यानी कि बहुत हैवी वेट का ब्लॉक है जिसके लिए आपको ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड है जो कि आपके पास नहीं है इतनी फोर्स कि आप उसको मूव करा सके। तो ऐसे केस में हमारे पास जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? वर्क डन हमारे पास जीरो होगा। अब क्यों जीरो होगा? इसलिए कि इसमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है, इसमें हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो है, तो इस वजह से वर्क डन की वैल्यू जीरो होगी क्योंकि यहाँ मैंने जब उसकी वैल्यू पुट की तो मेरे पास वर्क की वैल्यू के आगे जीरो आ गए। ठीक है, अब सेकंड केस अगर हम देखें कि अगर हमारे पास फोर्स जो है वो हमने एक ब्लॉक लिया, उसको हमने अपने शोल्डर पे रख के जो है हम उसको मूव करना चाह रहे हैं, यानी कि उसको आगे की तरफ मूव करा रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से, वो बॉडी जो है मतलब कि हम मूव कर रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से। ठीक है, और ये जो हमने लिफ्ट किया यानी कि हमने फोर्स किया है, फोर्स लगाई है इन द अपवर्ड डायरेक्शन टू, हमारे पास जो वर्क डन है वो हमारे पास जीरो हो जाएगा। अब इस चीज को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करने जाती हूँ कि हमारे पास जिस तरह से हमने ऊपर वाले फॉर्मूले में पढ़ा है कि हमारे पास वर्क डन जो है किस तरह से जीरो निकला, ये मैं एक्सप्लेन करती हूँ। एफ डी कॉज ऑफ थीटा के बराबर होता है। अब अगर हम कॉज ऑफ थीटा को देखें तो कॉज जो है अगर उसकी वैल्यू मैं पुट करूं यहाँ, यानी कि थीटा की वैल्यू अगर मैं पुट करूं, क्योंकि मैंने यहाँ देखा कि इन दोनों के दरमियान फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आप जनरली देखेंगे एंगल था वो हमारे पास 90 का था, तो मैंने कॉज ऑफ जब 90 डिग्री पुट किया तो मैंने कॉज ऑफ 90 की जब वैल्यू देखी स्टूडेंट्स तो वो मेरे पास क्या वैल्यू आई? जीरो वैल्यू आई, जिससे मुझे ये पता चला कि यहाँ एक ब्लॉक बनाने जा रही हूँ और ब्लॉक जो है उसको मैं मतलब कि मूव करा रही हूँ इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी कि मैं फोर्स लगा रही हूँ इस डायरेक्शन में, और जो मेरी डिस्प्लेसमेंट है वो भी इस डायरेक्शन में हो रही है, यानी कि मैं डिस्प्लेस करा रही हूँ इस ब्लॉक को इस डायरेक्शन में। तो अगर मैं यहाँ देखूं तो मेरे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल है वो जीरो का है, यानी कि दोनों एक ही डायरेक्शन में, यानी कि दोनों क्या हैं? एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक, जब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इसका मतलब है इनके दरमियान जो एंगल है वो जीरो है। और अगर मैं वर्क डन की वैल्यू इस केस में निकालना चाहूंगी तो मेरे पास क्या होगी? एफ डी कॉज ऑफ थीटा, और जब कॉज की वैल्यू मैंने इसमें पुट की तो कॉज ऑफ जीरो जो होता है स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या होता है? कॉज ऑफ जीरो हमारे पास 1 होता है। ठीक है, कॉज ऑफ जीरो आएगा,
यानी कि इस केस में जब हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो पैरेलल होंगी, यानी कि एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रही होंगी, तो उस केस में हमारे पास वर्क डन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मैक्सिमम हो जाएगा। अब एक और केस हम स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो उसके ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट लग रही है, यानी कि वो डिस्प्लेसमेंट जो कर रही है वो किस डायरेक्शन में कर रही होगी, मतलब कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में कर रही है, और हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं कि उसको जो है वो रोकने की कोशिश करेंगे। वो फोर्स है जो हम एक्सटर्नली उसके ऊपर एग्जर्ट कर रहे हैं। अब आप इस फोर्स के बारे में ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास ये एयर रेजिस्टेंस की फोर्स है, मतलब कि कोई भी फोर्स हो सकती है वो, ठीक। ये मतलब कि इस चीज को हमने डिस्कस नहीं करना है कि कौन सी फोर्स है, लेकिन हमने ये फोर्स इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में निकाली है, लेकिन ये फोर्स इतनी ज्यादा नहीं है कि वो इसकी मोशन को रोक पाए। इस वजह से जो कार है वो डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर बन गया। तो इनके दरमियान जो एंगल है स्टूडेंट्स वो 180 डिग्री का है, 180 डिग्री का, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स, 180 डिग्री। और वर्क की वैल्यू अगर मैं इस केस में कैलकुलेट करूं तो मेरे पास क्या आएगा, एफ डी इंटू कॉज ऑफ 180 डिग्री। और 180 डिग्री जो होता है वो कितना होता है कॉज में, अगर उसकी वैल्यू देखें तो वो -1 होता है। कि नेगेटिव वर्क जो है वो क्या होता है, तो नेगेटिव वर्क वो होता है जब हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हो, ठीक। अब अगर हम इसके यूनिट की बात करें स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि वर्क के इंट्रोडक्शन में भी हमने देखा था, ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है। तो फोर्स जो है क्योंकि हम न्यूटन में मेजर करते हैं और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितने होती है, मीटर में, तो इसका जो कि हमारे पास न्यूटन मीटर बनता है, जो कि हमारे पास किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास जाउल के बराबर होता है। और उसने जो वर्क किया है वो 1 जाउल का किया है। फिर एक और आखिरी बात ये है कि स्टूडेंट्स की ये जो वर्क है हमारे पास ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी का क्या मतलब है कि ऐसी क्वांटिटी जिसके लिए हमें डायरेक्शन की जो जरूरत है वो नहीं पड़ती, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको बताने डायरेक्शन में वर्क परफॉर्म किया है, ठीक है। तो इसलिए ये हम इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। अब इस जो पूरी हमारी जो डिस्कशन है स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको समराइज करूं एक आखिरी पॉइंट्स में कुछ, तो आप देख सकते हैं कि हम किस तरह से इसको समराइज कर सकते हैं कि हमारे पास एक तो यही वाली बात होगी स्केलर क्वांटिटी है। फिर दूसरी बात अगर हम देखें कि हमारे पास अगर थीटा यानी कि जो एंगल बिटवीन द फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल है वो हमारे पास अगर 90 डिग्री हो जाए, तो इस केस में क्या होता है, हमारे पास वर्क डन की जो वैल्यू आती है वो 0 हो आ जाए। तो उस सारे केसेस में क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारे पास जो वर्क डन होगा वो हमारे पास नेगेटिव वर्क डन होगा, ठीक है। वर्क डन जो होगा, वर्क डन हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। और अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू लेस देन 90 होगी, यानी कि लेस देन 90 हो, तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्क डन हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब अगर हम कांस्टेंट, क्योंकि हमने कांस्टेंट फोर्स की बात की थ्रू आउट, तो अगर हम देखते हैं कि अगर मैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एक ग्राफ ड्रॉ करती हूँ यहाँ, यानी कि ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है और ये मेरे पास फोर्स है, तो अगर फोर्स की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रह रही है, यानी कि जिस तरह से अगर मैं कहती हूँ कि यहाँ मैं इसको डिफाइन कर देती हूँ कि मेरे पास 10 न्यूटन की फोर्स है, ठीक है। तो 10 न्यूटन पे उसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगी, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो परफॉर्म कर रहा है और वो आगे आगे जा रही है बॉडी, ठीक है। तो इस केस में जो हमारे पास एक जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है कि स्ट्रेट लाइन आ जाती है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ जाती है, क्योंकि फोर्स की वैल्यू हर पॉइंट पे क्या है, कांस्टेंट है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये हमारे पास जो है इसका ग्राफ है। और जो एरिया अंडर द कर्व होगा, यानी कि इस लाइन के अंदर अंदर जो एरिया आएगा वो हमें क्या बताएगा, हमें वर्क बताएगा, यानी कि वो हमें क्या, किसकी वैल्यू देगा, वर्क डन की वैल्यू देगा। क्यों हमें वर्क डन की वैल्यू देगा, कि अगर हम यहाँ देखें कि इसके अंदर फोर्सेस की जितनी वैल्यूज आ रही हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर दें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा, वर्क डन मिल जाएगा। स्टूडेंट्स इस तरह हम वर्क